दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है एजुकेशनल चैनल आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों इस वीडियो में आपको मेवाड़ की चित्रकला के बारे में बताएंगे और विधिवत बताएंगे और यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो इसी में कवर भी होगा। ठीक है, अगर आप टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ पेंटिंग ड्राइंग से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आइए देखते हैं मेवाड़ की चित्रकला। तो मेवाड़ की चित्रकला काफी लंबे समय से ही लोगों का ध्यान आकर्षित करती रही है। यहाँ चित्रांकन की अपनी एक विशिष्ट परंपरा है जिसे यहाँ के चित्रकार पीढ़ियों से अपनाते रहे हैं। चितारे अपने अनुभवों या जिसे चितेरा कहा जाता है, अपने अनुभव एवं सुविधाओं के अनुसार चित्रण के कई नए तरीके भी खोजते रहते हैं। यहाँ के मेवाड़ के चित्रकार। रोचक तथ्य यह है कि यहाँ के कई स्थानीय चित्रण केंद्रों में वे परंपरागत तकनीकी आज भी जीवित हैं। तकनीकों का प्रादुर्भाव पश्चिमी भारतीय चित्रण पद्धति के अनुसार ही ताड़पत्रों के चित्रण के कार्यों में ही उपलब्ध होता है। यशोधर द्वारा उल्लेखित यशोधर पंडित, जो कि कश्मीर के पंडित हैं, यशोधर पंडित द्वारा उल्लेखित शरांग के संदर्भ एवं समराइच कहा एवं कोयल माला जो है कहा जैसे ग्रंथों में दट्टुम शब्द का प्रयोग चित्र की समीक्षा हेतु हुआ है, जिससे इस क्षेत्र की उत्कृष्ट परंपरा के प्रमाण मिलते हैं। ये चित्र मूल्यांकन की कसौटी के रूप में प्रमुख मानक तथा समीक्षा के आधार पर है। विकास क्रम के बारे में अगर देखें, मेवाड़ की चित्रकला की क्या विकास हुई, विकास क्रम के बारे में देखेंगे तो विकास के लिए यह सतत प्रवाह में विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सम्रांगण सूत्रधार एवं चित्र लक्षण जैसे ग्रंथ अन्य ग्रंथों में वर्णित चित्रकर्म के सिद्धांत का भी पालन किया है। परंपरागत कला सिद्धांतों के अनुसार ही शास्त्रीय विवेचन में आए आदर्शवाद एवं यथार्थवाद का निर्वाह भी किया है। प्रारंभिक रूपरेखों का स्वरूप का जो उल्लेखित 8वीं सदी में हरिभद्र सूरी द्वारा रचित समराइच कहा एवं कुवलय माला कहा जैसे प्राकृतिक ग्रंथों से प्राप्त कला संदर्भों में मिलता है। इन ग्रंथों में जो ये है समराइच कहा और कुवलय माला कहा, ये ग्रंथ है जिसमें कि कला से संदर्भों का इसमें मिलता है, कला से संबंधित ये है जो कि हरिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की रंग तुलिका एवं चित्र फलकों का तकनीकी साहित्यिक संदर्भों के अनुकूल उल्लेख मेवाड़ में प्रकाशित प्रमाणित रूप से चित्रण के तकनीकी पक्ष का क्रमिक विकास यहीं से मानते हैं, यहीं से मिलता है। यहाँ के चित्रावली शेष जो हैं 1229 ईस्वी के उत्कीर्ण भित्ति चित्र एवं 1260 ईस्वी के ताड़पत्रों पर मिलते हैं। यहाँ के चित्रवशेष जो भी हैं, ठीक है। अब चित्रण परंपरा के बारे में देखें तो ये जो मेवाड़ की चित्रण परंपरा है वो क्या है, इसके बारे में मेवाड़ की प्रारंभिक गुर्जर प्रभाव काल से ही चित्रों में नाक, आंख, ठुड्डी एवं पहनावे का अंकन जैसे चित्रों में गुर्जर कला में विकसित हुआ है। पशु पक्षी, पेड़ पत्तियां, फल फूल आदि का कलात्मक सरलीकरण, नारी चित्रों के पहनावे में सादगी एवं अन्य पर सरलीकृत आकृतियां तत्कालीन चित्रण परंपरा में आधुनिक रूप एवं विरूपण को व्यक्त करती हैं। रंगों में भी भिन्न प्रकार के रंगों की श्रेणियां झाइयों का प्रयोग हुआ है। रेखा रंग रूप संयोजन विश्लेषणात्मक प्रयोग में मेवाड़ चित्र शैली में संतुलित ढंग से किया गया है। यही मेवाड़ की परंपरागत चित्रों की कुशल सूझबूझ का प्रतीक माना जाता है। चित्र संयोजन के साथ आत्मिक सात्विकता के आधार पर श्रृंगारिक एवं रीतिकालीन राग रागनियों का चित्रण भी हुआ है। उनमें भी वही सात्विक कौमार्य भाव है जिन्हें दर्शक ईश्वरीय गुणों के अनुरूप मान लेता है। यह इस चित्र शैली की चित्रों का मनोवैज्ञानिक संयोजन प्रणाली की विशेषता है। परंपरागत मेवाड़ चित्रों में भी सभी प्रेरणा तत्व इस चित्र शैली के कलावादी जो दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। अब शब्द युक्त योजनाएं जो हैं ये मेवाड़ की देख लेते हैं।
तो शब्द युक्त योजनाओं में चित्रांकन के कई तकनीकी आधार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित रहे, जिन्हें यहाँ के चित्रकारों के ने स्थानीय शब्दावलियों में अपने अनुभव द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया है। इन शब्दावलियों ने चित्र की चित्रोत्तम विशेषताओं से लेकर चित्र की भावनात्मक अभिव्यक्ति तक के सभी तथ्यपूर्ण विचारों एवं गुणों को बांधा है। परंपरागत चित्रों शैलियों में चित्रण कार्य स्थानीय शब्दावलियों, मुहावरों, उक्तियों, श्लोकों एवं दोहों के रूप में मिलते हैं। इनमें चित्रण अभिप्रायों एवं चित्रण पद्धतियों का विश्लेषण, चित्रकारों की कृतियों की आलोचना या समालोचना के समय की शब्दावली मूल कसौटी रही है। इस शब्दयुक्त योजनाएं के दो आधार हैं। क्या क्या आधार है? दो आधार में एक तो है शास्त्रोक्त उक्तियां एवं श्लोक जो प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त हैं, और दूसरा है मौलिक मुहावरे युक्त योजनाएं जो कि अनुभव से विकसित हुई हैं। और उक्ति परंपरा क्या है? परंपरा के भी बारे में विधिवत देखते हैं। अभी तक ऐतिहासिक तथ्यों एवं स्थानीय अनुभवों में इस प्रकार की उक्तियां परंपरागत चित्रकारों के घरानों में देखी जा सकती हैं, जैसे हाथी घोड़े और घोड़ा ये सब। इस उक्ति के मेवाड़ के सीखने वाले छात्रों हेतु प्रयुक्त रही है, जिसमें मूल सिद्धांतों का अध्ययन छिपा रहता है। यहाँ हाथ से केवल हाथ की आकृति के अभ्यास का संबंध नहीं है, बल्कि इसमें जो सरल रेखाओं के छोटे एवं बड़े घुमाव हैं, उनका सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण एवं अभ्यास होता है। हाथी के अंकन में अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी घुमावदार सुदृश्य एवं सशक्त रेखाओं का अंकन किए जाने की क्षमता एवं हाथी के अंग प्रत्यंगों से अनुपात एवं संतुलन का ध्यान रखते हुए चित्रण कार्य करने की पद्धति चित्रकार में धैर्य एवं दक्षता को प्रकट करता है। घोड़ा प्रत्येक चित्रकार के अनुपालिक अंकन एवं अभ्यास की दक्षता परखने का मापदंड है। यानी आप सभी को एक बार तो घोड़े का दृश्य जरूर बनाना चाहिए। प्रवाह पूर्ण रेखाओं का अभ्यास एवं सफल चित्रकार के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इसे सभी चित्रण इकाइयां इनमें अभिप्रायों की प्रतीकों के अंकन करने वाली सामग्री की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और एक चीज और है कि चित्रकारी की एक अन्य दूसरी उक्तियां का सूत्र भी ऐसी ही सैद्धांतिक प्रक्रिया का आधारित है, जैसे हाथ, ऊंट, घोड़ा, ये सभी। हाथी से विशालता का बोध होता है और हाथ से प्रमाण का बोध होता है, वह नाप तौल का ज्ञान होता है। ऊंट से छोटी व बड़े सभी घुमानों का अभ्यास एवं घोड़े से गतिपूर्ण अंकन प्रक्रिया आदि समझने पर ही उक्ति को चित्रण कार्य के उपयुक्त माना जा सकता है। विषय वस्तु की बनावट एवं अनुपात मात्र के आधार पर रूप भेद एवं भावों में परिवर्तन के सिद्धांत का प्रत्येक चित्रकार ध्यान रखता है। एक अन्य उक्ति जो है वो पग बड़ो कपूत सो सर बड़ो सपूत रो, ये उक्ति है। अब इसका क्या चित्रकार के जीवन में महत्व है? चित्रकारों के मानव आकृति एवं अंग प्रत्यंग के सूक्ष्म ज्ञान तथा उसके अभ्यास की अपेक्षा की जाती है। इसके अनुसार अंकन न करने पर अर्थ में भारी परिवर्तन आ सकता है। उदाहरण के लिए अमानुषीय राक्षसीय कपूत गुणों का अंकन करते हुए समय पांव की आकृति बड़ी बनाई जाती है, वहीं महान व्यक्ति का सिर बड़ा बनाया जाता है। अब चित्र संयोजन के बारे में बात करें तो मेवाड़ के परंपरागत फलक संयोजन में चित्रात्मक जो तत्व, रेखा, रंग, प्रतीक की तकनीकी अंकन पद्धति की नवीन विधाएं तथा रूपों में नवीन अभिप्राय अपना विशेष महत्व रखते हैं। इसका गहराई से विश्लेषण एवं संश्लेषण के साथ अभ्यास करें तो आधुनिक चित्रकला में होने वाले प्रयोगों को नए रूप मात्र में पाए जाते हैं। मेवाड़ के लघु चित्रों का संयोजन भारतीय चित्रकार के शास्त्रीय विधि विधान पर आधारित है। चित्रों में कथा वस्तु के अनुरूप स्थान की रिक्तियां, आकृति की जमावट, रूप एवं रंगों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति आदि में एक विशाल दृष्टिकोण होता है, जिससे चित्रकार अपनी इच्छा अनुसार अभिव्यक्ति करने में सफल होता है। सूनापन दिखाने के लिए चित्रफलक विस्तृत जंगल में छोटी सी आकृति अंकित करके उसे सूनीपन की तीव्र करना कलाकार की अंकुश अंकन पद्धति का घोतक है। चित्र संयोजन की जो उचित जमावट एवं संयोजन में संतुलन का ध्यान रखकर चित्रकारों के दर्शकों पर जो स्पष्ट अभिव्यक्ति की अमिट छाप छोड़ देना होता है, तो संतुलन एवं दृष्टिभार को इस
चित्र शैली में कुछ मूलभूत तत्वों एवं इकाइयों के आधार पर प्रयुक्त किया जाता है। कहीं रेखाभार रेखाओं की बड़ी बड़ी आड़ी तिरछी दिखाई जाती है तो कहीं आकृति अनुसार आकृति की बड़ी व छोटी। ठीक है। अंतराल के बारे में देखें तो मेवाड़ चित्रकारी में अंतराल के दो स्वरूप हैं, सक्रिय अंतराल और सहायक अंतराल। चित्रों में चित्रकार ने फलक संयोजन के कुछ ऐसे चित्रों को रचा है जिसे उनसे मानवाभिव्यक्ति उचित रूप से मिलता है। भाव की जो सफल अभिव्यक्ति में जमावट का सिद्धांत रंगों के माध्यम से महत्वपूर्ण है। दुखद स्थिति की चित्रण में भूरे रंगों का बाहुल्य तथा अन्य अशुभ रंगों का प्रयोग किया जाता है। तेज रंगों की भी ऐसी जमावट है कि चित्रकार चित्रफलक के रंगीन रेखांकन मात्र से ही अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। यह संतुलन और अनुपात का सिद्धांत चित्रफलक में उतर जाता है। अब पुनरावृत्ति जो होता है चित्रों में रेखा रंग रूपों का पुनरावृत्ति छोटी छोटी व हल्की गहराई झाइयों में की गई है। मानवाकृति एवं विषयों वस्तु में पुनरावृत्ति करने के चित्रण का फलक मिलता है। समन्वय देखें तो वैचारिक दृष्टि से एकात्मक एवं समन्वय स्थापित करने हेतु इस शैली में के चित्रों में बुद्धिवाद पर आधारित चित्रण में चिंतन एवं मनन की प्रमुखता दिखाई देती है। तो इसमें प्रतीकात्मक आकार एवं आकृति अंकित कर वैचारिक दृष्टि से अनुकूल दिखाने की कोशिश की जाती है। मूल आकार में सरलता को देखें तो मेवाड़ के चित्रफलकों में मूल आकार आकाश पर्वत पृथ्वी भवन आदि के पृष्ठभूमि के भाव के अनुरूप रूपवर्ण कर चित्रकारी की जाती है। मछली जैसी आंखें, तीखे गोल चेहरे, स्त्रियों के छोटा कद किंतु आकर्षण वक्ष स्थल एवं परंपरागत वस्तुओं चित्रों को सौंदर्य बढ़ाने में चेहरे के विभिन्न प्राय मतलब जो भी चेहरे में मेन चीज होता है उसको सौंदर्यिक ढंग से उकेरना ये कला की विशेष कलात्मक रही। स्त्री पुरुषों के चित्रण में साज सज्जा का बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता था। साज सज्जा का एक निश्चित रूप बिहारी की इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है, जैसे शीश मुकुट कटि काछनी कर मुरली हरमान और इह बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। अर्थात कृष्ण के चित्र निरूपण में सिर पर रत्न जड़ित मुकुट भाववेल, हाथों में मुरली तथा गले में माला चित्रित किया जाता था। इसके अलावा आभूषणों में रत्न जड़ित पत्ती, कुलीदार पगड़ियां, कानों में बालियां, हाथों में कंगन, भुजबंद आदि का क्रमबद्ध बदलता हुआ रूप दिखाई देता है। चित्रित पहनावों को देखते हुए यह आभास होता है कि यहाँ के चित्र का दर्शाना यानी जो उस समय दिखाया जाता है तो इतना अच्छा आकर्षण दिखाया जाता है कि सब चीज जैसे हम सजे धजे रहते हैं उस हिसाब से। तो दोस्तों इसी वीडियो के क्रम में मैं इसके आगे बताऊंगा रंगों का प्रयोग कैसे किया गया मेवाड़ शैली में इन सभी पे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए और कल रंगों का प्रयोग आपके बीच आएगा नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।